है अर्जन करने की क्षमता है वो प्रभावित ना हो। अब देखते हैं 40A और उसके आगे के अनुच्छेदों। साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपको फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम संविधान के भाग 4 में वर्णित अनुच्छेदों का वर्णन करेंगे और साथ ही यह समझेंगे कि यह कहां से आया, क्यों लाया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे राज्य पर, हमारे समाज पर, हमारे देश में। तो सबसे पहले समझिए कि जो भाग 4 है वो उसका नाम दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, अर्थात भाग 4 में जो वर्णित अनुच्छेद हैं वो राज्य नीतियों बनाने में अपेक्षा करते हैं कि राज्य इन सब नीतियों को सामने लाएगा। जब भी कोई नीति बनाई जाएगी तो उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णित जो बातें हैं उनको समाहित करेगा ताकि देश में लोक कल्याणकारी राज्य की वृद्धि हो। याद रखिएगा, कैसी चीज? लोक कल्याणकारी राज्य की। अब देखिए, सबसे पहली बात होता है कि आखिर आया कहाँ से। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व थे, यदि ऑफिशियली देखा जाए तो ये आयरलैंड के संविधान में लाया गया है, जो कि 1937 में बनी थी। हालांकि आयरलैंड के संविधान में ये स्पेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है। अब है कि जब देश आज़ाद हो रहा था या जब संविधान बन रहा था तो उस समय जो पूरी दुनिया की स्थिति थी उस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। उस समय क्या क्या था? उस समय पूंजीवाद था, समाजवाद था। गांधी हमारे सबसे बड़े हीरो थे और उनके अंदर में बहुत सारे जो विचारधाराओं के लोग थे, सबको समाहित करके हमने उसको गांधी बोला है। तो गांधी से प्रभावित भी हमारे यहाँ समाज था। गांधी हमारे यहाँ देवता तुल्य हो चुके थे, तो उनके भी विचारों को समाहित किया गया हमारे शासन पद्धति में। अब देखिए, इसके इतिहास को समझिए। जब देश अंग्रेज़ों की गुलामी के अंदर गया और वहाँ से हमने जब आज़ादी की ओर प्रस्थान किया, अर्थात 1757 के बाद से 1947 तक, तो समाज में बहुत सारे बदलाव। उस अंग्रेज़ से आगमन से पहले हमारे यहाँ सामंत वर्ग हुआ करते थे। अंग्रेज़ों ने उसको ख़त्म करके जमींदार वर्ग पैदा किए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट पैदा किए और ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर्स पैदा हुए जो समाज में एक विशिष्ट स्थान रखते थे। ये वो लोग थे जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित थे, अर्थात इनके जो विचार होते थे उदारवाद से प्रभावित होते थे। अर्थात वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे सभ्यता संस्कृति का सबसे बड़ा स्लोगन रहा है, ये उसको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो रखते थे और उसी से प्रभावित भी थे। दूसरा, जब देश में बड़े बड़े कारखाने बनने लगे, बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने लगे, हालांकि पहले से भी थे लेकिन वर्गीय चेतना उनमें बाद में आते चले गई और बाद में स्थापित भी होते गए और कुछ किसान समूह भी, किसान वर्ग भी अपनी जागृति को पाया। तो इन सब चीज़ों से जो पूरी दुनिया में घट रही थी, उन सब चीज़ों से प्रभावित होकर हमारे देश में भी समाजवाद बहुत जोर से आगे बढ़ा। अभी भी देखिएगा, कोई समाजवादी दल है, कोई समाजवाद से प्रभावित दल है। तो समाजवाद का जो एक खाका था जो रशिया में पैदा हुई थी और फिर पूरी दुनिया में फैली, तो हमारा देश भी इससे प्रभावित हुआ। खास करके श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तीसरा वर्ग था गांधी का, गांधी जैसे विचारों वाले। तो इन तीनों दलों के जो विचारधाराएं थी, अच्छी विचारधाराएं थी, उनको समाहित किया गया हमारे शासन के मूलाधार में, अर्थात जो हमारे शासन नीतियां बनाएगा उसमें इन तीनों के अच्छी चीज़ों को समाहित किया गया। और इस प्रकार से हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मुख्यतः 3 विचारधाराओं से प्रभावित है। पहला हमने लिख रखा है गांधीवादी विचारधारा, दूसरा समाजवादी विचारधारा और तीसरा उदारवादी विचारधारा। हमने तीनों के बारे में बतलाया कि ये तीनों कहाँ से आए हैं। अब इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। गांधीवादी तत्व से प्रभावित कौन कौन सी धाराएं हैं? अनुच्छेद 40, 43, 43 को ख, 46, 47, 48 इत्यादि। दूसरा है समाजवादी तत्व। समाजवादी से कौन कौन प्रभावित है? 38, 39, 39 को 41, 42, 43, 43 का। उदारवादी तत्व से कौन कौन है? 44, 45, 48, 48 का क, 49, 50 और 51। याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है।
ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, हमने लिख रखा है कि 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया। हाँ, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड में ये स्पेन के संविधान से आया था। ठीक है, अब इसके एक एक अनुच्छेद के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? राज्य की। अर्थात राज्य क्या है? हमने पिछले वीडियो में जो मूल अधिकार से संबंधित था बताया था कि राज्य कौन है, राज्य क्या किसे कहेंगे। तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि संसद, उसके सारे अंग, विधानमंडल, उसके सारे अंग, राज्य द्वारा पोषित कोई भी संस्था जैसे LIC, ONGC इत्यादि, राज्य द्वारा स्थापित कोई भी निगम, राज्य के द्वारा नियुक्त किए गए कोई भी संस्था, समूह जो राज्य के एजेंट के काम कर रहे हैं, सब राज्य के ही अंदर में आते हैं। तो राज्य की परिभाषा दिया है 36 में। 37 कहता है कि इस भाग के सिद्धांत को लागू करना, अर्थात इस भाग के जो सिद्धांत हैं वो जो लागू होंगे वो कब लागू होंगे, इनको कुछ अपेक्षा रखी गई है कानूनी रूप से। अर्थात इसके उल्लंघन पर यदि राज्य अपने नीति निर्देशक तत्वों, नीति बनाने में नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर पा रहे तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद 37 जो है राज्य को कोर्ट से मुख्यतः क्या कह सकते हैं, प्रतिबंधों से, कोर्ट के जो नियम कानून है कोर्ट में आपके जाने को प्रतिबंधित करता है। अर्थात राज्य को उन्मुक्ति प्रदान करता है कि राज्य जब मन होगा, जब उसके पास संसाधन होंगे, तब जाकर के इन नीतियों को लागू करेगा। ऐसा इसलिए कि हमारे जो संविधान निर्माता थे इस बात को समझते थे कि राज्य के पास जो नया नया भी देश बना है उसके पास उतने संसाधन नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम थोप देंगे कि तुरंत लागू करना है तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इसको राज्य के मन के ऊपर रख दिया और अनुच्छेद 37 जो है उसको राज्य को कोर्ट की कार्रवाइयों से मुक्त रखता है। अब देखिए 38 कहता है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। अर्थात राज्य ऐसा कार्य करेगा जो जन कल्याण मतलब जनता के कल्याण को बढ़ावा दे। जनता के कल्याण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति होता है, अवसर की असमानता को कम करना, ये सब जो है अनुच्छेद 38 में वर्णित है। अनुच्छेद 38 में याद रखिएगा जन कल्याण की वृद्धि और दो चीज़ें, पहला कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा। परीक्षा में ये पूछ देगा कि ये जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है। दूसरा है अवसर की असमानता को दूर करेगा एवं आय में असमानता को कम करेगा। अर्थात अवसर जो असमानता है यानी कि सबको समान अवसर देगा और ऐसा व्यवस्था रखेगा कि आय का जो प्रवाह हो उस सबके पास लगभग बराबर जाए। याद रखिए, पूरा बराबर जाए नहीं, पूरा समाजवादी नहीं, कहीं ना कहीं ये रखा गया है कि लोग धीरे धीरे इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे और आय की जो असमानता है वो धीरे धीरे कम होगा। फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो हमने 37 को देखा, 38 और अब है 39 क्या कहता है? 39 कहता है कि राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत। अर्थात राज्य जो है वो कुछ ऐसी नीतियां पालन करेगा जिसके बारे में ये इस अनुच्छेद में कुछ छोटी छोटी कंडिकाएँ जोड़ी गई हैं। इसमें क्या जोड़ा गया? सबसे ज़्यादा आपको नीति निर्देशक तत्व में यहीं से प्रश्न भी पूछे जाते हैं और यही कुछ समझना। राज्य जो है अर्थात सरकार के संगठन ऐसी नीतियां नहीं बनाएंगे जिससे धन एक ही जगह पर केंद्रित हो जाए। अर्थात जो भौतिक संसाधन होंगे देश के उसको वितरण इस प्रकार से किया जाएगा कि सबको उसमें कुछ हिस्सा मिले। दूसरा, समान काम के लिए समान वेतन पुरुष एवं महिलाओं में। तीसरा, महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों के जो श्रम है, जो ताकत है, उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, अलग गलत कार्यों में नहीं किया जाएगा। यदि किया भी जाएगा तो उसका उचित पारिश्रमिक उन्हें दिया जाएगा। और जो राज्य है ऐसी कोई नीतियां नहीं बनाएगा जिससे बच्चों की, महिलाओं के श्रम का अत्यधिक शोषण। हमने लिख रखा है, एक बार देख लीजिए। 39 का क्या कहता है? नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं के समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन। अर्थात आजीविका को जो साधन है उन सबको समान रूप से दिए जाएंगे। लेकिन
हमने पहले ही बताया है कि कहाँ कहाँ पर प्रतिबंध रहेंगे, सो मूल अधिकार वाला में वहाँ की जो नीति लागू होंगे, लेकिन राज्य ऐसे नियम बनाएगा जिसमें सभी को काम करने का अवसर प्राप्त हो। अगला क्या है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम वितरण। जो समुदाय है जो या देश का जो संसाधन है उसके जो भौतिक संसाधन होते हैं उनका सर्वोत्तम वितरण किया जाए। सर्वोत्तम वितरण मतलब ऐसा वितरण किया जाए कि उसमें से सबको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि एक वर्ग को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, एक वर्ग को नहीं हो। एक समय में ऐसा होता था, एक समय में क्या था कि जो सामंत होते थे, जमींदार होते थे, उनके पास सब संसाधन होते थे और जो गरीब जनता होती थी वो सिर्फ कार्य करती थी। इन सबको खत्म किया गया, तिरोहित किया गया। अगला है कि धन की एकाग्रता नहीं। फिर कहता है पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, अर्थात पुरुष एवं महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। फिर इसी में कहता है पुरुषों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं ताकत का तथा बच्चों के कोमल उम्र के दुरुपयोग पर प्रतिबंध, अर्थात राज्य ऐसी कोई नीतियाँ नहीं बनाएगा जिसमें महिला एवं पुरुषों के जो कार्य हैं, जो ताकत हैं, उनका दुरुपयोग हो और बच्चे जो होते हैं वो जो कोमल उम्र के होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं, उनका दुरुपयोग ना हो। किस चीज़ का? उम्र का। ठीक है। अब क्या कहता है, अगला कहता है कि बच्चों के स्वस्थ तरीके और स्वतंत्रता एवं सम्मान की स्थिति में विकसित होने का अवसर, अर्थात राज्य जो है ऐसा व्यवस्था लाएगा जिसमें सभी बच्चे स्वतंत्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक बड़ा हो सके। यदि मान के चलिए कि यदि कोई बच्चा को सारी स्वतंत्रताएँ मौजूद है और किसी को स्वतंत्रता मौजूद नहीं है, तो जो बच्चा जिसको स्वतंत्रता नहीं मौजूद है वो कहीं ना कहीं कुंठित होगा और उसकी जो विकास की जो होगी वो बाधित हो जाएगी। इसलिए राज्य जो है बच्चों के लिए ऐसा नियम बनाएगा जिसमें सभी बच्चे समान रूप से विकसित हों और उनकी जो ज्ञान है अर्जन करने की क्षमता है वो प्रभावित ना हो। अब देखते हैं 40 और उसके आगे के अनुच्छेदों। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 40 क्या कहता है। 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ये बापू का सबसे बड़ा सपना था, ग्राम पंचायतों का गठन। हालांकि ग्राम पंचायतों से बाबा साहब बिल्कुल सहमत नहीं थे, वो इसे कूपमंडूकता का शिकार समझते थे, लेकिन गांधी इसको समझते थे, मानते थे और ये चाहते थे कि ग्राम पंचायतों का गठन हो। बाद में सरकारों ने इसको लागू किया और पूरे भारत भर में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, धीरे धीरे, एकाएक नहीं किया गया। जब पंचायती राज कानून बने उसके बाद से फ्लुएंसली आगे बढ़ा। अब देखिए कि ये ग्राम पंचायत क्यों किया गया, आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्यों किया गया। जब बाबा साहब नहीं चाहते थे, गांधी चाहते थे, तो इस तरह की चीज़ें क्यों आती थी। तो बाबा साहब का मानना था कि ग्राम जो हैं वो सोशल जस्टिस में बाधा उत्पन्न करेंगे और गांधी का मानना था कि जब तक ग्राम मजबूत नहीं होंगे तो देश मजबूत नहीं होगा। कालांतर में भारतीय राजनीतिज्ञों ने देखा कि हम पावर का बंटवारा कर देते हैं। याद रखिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में या जो राजनीतिज्ञ होते हैं या जो लोकतांत्रिक राजनीतिज्ञ होते हैं वो पावर को शेयर कर देते हैं, बांट देते हैं। जो तानाशाह होते हैं वो पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, एक जगह करते हैं, केंद्रीकृत करते हैं। तो भारतीय राजनीतिज्ञों ने दूरदर्शिता का उदाहरण देते हुए पावर को शेयर किया। पावर जो है पहले केंद्र, फिर राज्य और फिर पंचायती सरकार को दिया गया और इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों की आस्था उमड़ चुकी। आज गांव-गांव में कहीं भी जाइए, लोग बोलते हैं मुखिया का चुनाव हो, पंचायत सचिव का चुनाव हो या इस तरह के कोई भी छोटे चुनाव हो, लोग बोलते हैं आने दो चुनाव, इसको बताते हैं। अर्थात ये साधारण बात नहीं, एक अदना सा भी आदमी भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी आस्था रखता है कि वो अपने नेता को, अपने सत्ता को बदलने का इरादा रखता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये ग्राम पंचायतों के द्वारा ही आए। अगला कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए, कुछ दशाओं में ऐसी कुछ दशा उत्पन्न हो सकती है जिसमें लोक सहायता, शिक्षा और काम पाने का अधिकार, जो मनरेगा वगैरह जो चलते हैं वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत में आते हैं। बुजुर्गों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, विकलांगों को सहायता जो दी जाती है इसी अनुच्छेद में वो वर्णित है कि भाई कुछ ऐसी दशा हो सकती है जिसमें राज्य को इन सब लोगों को या इस तरह के लोगों को जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है या मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं उनको कुछ सहायता दिया जाए। ठीक है। अगला क्या है 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। देखिए, काम जब भी होंगे तो उसके लिए कोई प्रेशर वाली जगह नहीं रखी जाएगी, एक
अनुकूल दशा होनी चाहिए। हालांकि काम का प्रेशर हो सकता है, अभी ना कहिएगा कि अरे हम जब मन होगा तब काम करेंगे, जब न मन होगा तब नहीं काम, ऐसा नहीं। काम का प्रेशर हो सकता है, लेकिन वो अच्छी जगह रखी जाएंगी। जैसे वहाँ पे रहने सहने का व्यवस्था होना चाहिए, वॉशरूम वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनकी कुछ विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं, उन सबको ज़रूरतों को ध्यान रखा जाएगा। अब है 43। देखिए 43 में बता देता हूँ, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की व्यवस्था एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये सब पूछेगा आपसे परीक्षाओं में। अर्थात राज्य जो है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, कर्मकारों के लिए कुछ विशिष्ट उपबंध रखेगा, ऐसे नियम बनाएगा जिससे कर्मकारों का या जो कार्य करने वाले हैं उनका शोषण न हो। 43 का क कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाना, अर्थात जो भी उद्योग स्थापित होंगे उसके प्रबंधन में कर्मकार भी भाग लें, ऐसे नियम बनाएगा। हमने बताया था ना 43 का क किससे संबंधित है। अब देखिए 43 का ख कहता है सरकारी समितियों का गठन, अर्थात राज्य जो है वो सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। जैसे दूध वाले सहकारी समितियां जो होती हैं या अन्य और भी सहकारी समितियां होती हैं जहां पे लोग एक सिस्टम के तहत काम करते हैं और उससे क्या होता है कि रोजगार और कुटीर उद्योगों को बहुत ही बढ़ावा मिलता है। जैसे जूट वाला हो गया, दूध इत्यादि के हो गए, बहुत सारी आपको सहकारी समितियाँ मिलेंगी। इसके अलावा जो छोटे छोटे सहकारी समितियों में कार्य जो होते हैं जैसे बुनकर की कार्य इत्यादि और भी भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें होती हैं, उन सबको एक साथ सहकारी समितियों के अंतर्गत रखा गया और राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा कि वो सहकारी समितियाँ वृद्धि करें। अब क्या है 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करना, अर्थात जो आपसे बार बार सुनते हैं या आपसे पूछा जाता है कि समान सिविल संहिता जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, वो अनुच्छेद 44 से संबंधित है। हालांकि अपने देश में अभी वो चीज़ नहीं लागू किया है। गोवा राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है। अब देखते हैं अनुच्छेद 45 और उसके आगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 45 और उसके आगे। देखिए हमने क्या किया है कि सारे अनुच्छेदों के जितनी भी बातें थी सबने इसमें लिख रखा है। आप इसको एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है और इससे कम की भी ज़रूरत नहीं है। हमने सबको ख्याल रखते हुए इस चीज़ को लिखा है। अब देखिए 45 कहता है शिशुओं का देखभाल एवं 6 वर्ष से पूर्व बालकों की शिक्षा, अर्थात जो बालपन होता है एकदम से इनोसेंट बच्चे होते हैं उनके वृद्धि एवं रख रखाव की व्यवस्था सरकार करेगा और ऐसी नीतियाँ बनाएंगी जिससे वो व्यवस्थित हो सके, वृद्धि कर सके। ये अनुच्छेद 45 में वर्णित है। आंगनबाड़ी इत्यादि जो आते हैं इसी के तहत आते हैं। 46 कहता है कि SC, ST तथा अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ की अभिवृद्धि, अर्थात राज्य ऐसे कानून बनाएगा जिससे जो SC हैं, ST हैं और अन्य भी दुर्बल वर्ग हैं उनके शिक्षा एवं अर्थ दोनों में वृद्धि हो, अर्थात उनके दोनों चीज़ में कमी ना हो। याद रखिए कि ये सब जो वर्ग हैं ये सबसे दबे कुचले वर्ग में आते हैं। हालांकि ये बहुत बड़े इलाके में रहते हैं जो भौतिक संसाधनों से पूर्ण है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में है। तो राज्य ऐसे नीतियाँ बनाएगा जिससे इनके जो अर्थ और शिक्षा संबंधी दुर्बलता है वो दूर हो। 47 कहता है लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, अर्थात सरकार जो है लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा और पोषाहार स्तर को ऊपर करेगा, अर्थात लोगों को पौष्टिक खान पान मिल सके इसकी व्यवस्था करेगा। 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन, याद रखिए इसी में गोवंश का जो रक्षण होता है इसी अनुच्छेद में लिख देता हूँ। गौ वंश की वृद्धि। देखिए ये जो है कृषि और पशुपालन का जो संगठन है ये आधुनिक विधि से लिखता है, वैज्ञानिक विधि से, और ऐसा कार्य करेगा जिससे गौ वंश की वृद्धि हो सके। ठीक है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि कृषि एवं संगठन तथा गौवंश से वृद्धि वाला जो अनुच्छेद है निम्न में से कौन है, तो याद रखना है कि ये 48 का क कहता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव के रक्षा का प्रयास, अर्थात 48 का क कहता है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा जिससे वन्य जीव हताहत न हो और पर्यावरण संरक्षित हो। और हमें भी ध्यान रखना है इस चीज़ों को, आज पूरी दुनिया में पर्यावरण संकट में है।
49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अर्थात वैसे कोई भी स्थान, वस्तु और जो चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय महत्व की हैं उनको आप संरक्षित रखेंगे और राज्य उनको संरक्षित करेगा। इसलिए देखिएगा, सुनिएगा कि फलना जगह जो है राष्ट्रीय महत्व के है तो इसलिए वहाँ सरकार कुछ कार्य कर रही है, उसको संरक्षित करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ सरकार इसको संरक्षित करती है और वो सरकारी चीज़ें होती हैं। 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। बहुत बड़ी चीज़ है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। हमारे देश में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया ताकि लोगों के जो अधिकार हों वो कुचले न जा सके। 51 क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि। हमारे देश में राजनीतिज्ञों ने एक ऐसा मानक बनाया है कि हम अंध राष्ट्रीयता के दौर में नहीं रहेंगे। आपको गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का बात याद रखना चाहिए कि जो राष्ट्रीयता है ये साधारण बुद्धि की चीज़ है। हालांकि वो दौर की बात है, वो अलग विद्वान थे, राष्ट्रीयता बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अंध राष्ट्रीयता में नहीं रहनी है। अर्थात हमें ऐसी राष्ट्रीयता विकसित नहीं करनी है जिसमें अन्य लोगों को, देश के लोगों का कोई स्थान नहीं। अब कोई किसी देश में जन्म लेता, मान लीजिए मैंने भारत में जन्म लिया, कोई बांग्लादेश में जन्म लेगा, कोई पाकिस्तान में जन्म लेगा, ये उसके अपने चूज का तो मामला था नहीं, अपना एप्लीकेशन तो था नहीं। यदि हमें देना होता तो हम किसी बहुत धनाढ़ घर में जन्म ले लेते। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये आती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो राष्ट्रीयता है वो अंध राष्ट्रीयता नहीं होगी और हम अंतर्राष्ट्रीय सह अस्तित्व के सिद्धांत पे काम करते हैं और ये अनुच्छेद 51 में वर्णित है। तो इस प्रकार से था आज का हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। आशा है कि आप लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी या जो भी सुझाव होंगे आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।